नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरह से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लेसन नंबर 1 है इंग्लिश का, विट एंड विजडम, इसके क्वेश्चन आंसर। मैं आपको कंप्लीट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो समझाऊंगा, और आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपको कंप्लीट बुक के क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार पढ़ने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक की प्लेलिस्ट है वो मिलेगी, और वहां से आप कंप्लीट इंग्लिश के बुक के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो क्वेश्चन आंसर कराने से पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेसन पढ़कर आए होंगे, जिनको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि लेसन नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर का रट्टा लगाते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टोरी को समझिए, क्योंकि कई बच्चे डिमांड करते हैं कि सर एमसीक्यूज करवा दीजिए, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको 5 करवा दूंगा, 10 करवा दूंगा, 15 करवा दूंगा या 20 करवा दूंगा। तो उससे आपका लेसन कवर नहीं होगा। जो आपका एग्जामिनर है वो कहीं से भी आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो इसलिए उससे के लिए आपको ज़रूरी की कहानी समझे कि शुरुआत के 2-3 मिनट में मैं आपको ये स्टोरी समझा देता हूँ, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसी प्रकार का 1 नंबर का, तो आप उसको सोल्व कर सके। तो चलिए हम कहानी पर चलते हैं। अभी सबसे पहले 2 मिनट लगाएंगे, 2 मिनट में हम स्टोरी समझ लेंगे, और फिर हमारे क्वेश्चन आंसर 5-6 वो हम समझ लेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, इस कहानी, ये जो स्टोरी है, इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। पात्र मतलब प्रमुख व्यक्ति है जिनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले पात्र की बात करें तो वो है आपका किंग भी। क्या नाम है? वो है आपका किंग। तो किंग का नाम क्या है भाई? ठीक है, किंग का नाम क्या, हम आपको हिंदी में ही बता देता हूँ। किंग का नाम है कृष्णदेव राय भी। क्या नाम है? कृष्णदेव राय भी। ठीक है। राजा कहाँ का था ये? विजयनगर साम्राज्य का, चाहे आप विजयनगर बोल लीजिए, चाहे विजयनगर साम्राज्य का ये राजा था। तो आपको राजा के बारे में पता चल चुका है कि एक किंग था जिसका नाम कृष्णदेव राय है, और वो विजयनगर का साम्राज्य था। और कौन सी शताब्दी में था? वो आपका 1507 के आसपास है। 1507 मतलब 16वीं शताब्दी में वो राजा था भी। ये भी आपको पता चल चुका कि 1507 के आसपास की बात है। तो 1507 को हम क्या बोलेंगे? 16वीं शताब्दी में राजा था। और कहाँ का राजा था ये? विजयनगर का राजा था भी। कहाँ का था? विजयनगर का। तो ये बात आपको राजा के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसकी रानी का सिर्फ आपसे नाम पूछा जा सकता है, और इसके नाम में जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका फर्स्ट करेक्टर है, और दूसरा नाम है इसकी रानी भी। रानी का क्या नाम था? रानी का नाम आप याद रखिए, थिरुमालंब भी। क्या नाम याद रखिए? थिरुमालंब आप नाम याद रखिए भी। स्पेलिंग इसकी याद कर लीजिए, आराम से आपकी बुक में दे रखी होगी। ठीक है। और तीसरा है इसका जो बुद्धिमान कवि था भी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था तेनालीराम। क्या नाम था? तेनालीराम भी। तेनाली राम। तो यहाँ से आपके देखिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए एमसीक्यू, यदि मैं आपको करवाता तो भी। रानी का क्या नाम था? राजा का क्या नाम था? कहाँ का वो शासक था? कौन सी शताब्दी में शासक था? जो कवि है आपका बुद्धिमान, उसका क्या नाम था? तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये 3 पात्र आपको याद हो गए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टोरी क्या थी भी। तो सबसे पहले एक राजा था, और उसका एक बुद्धिमान कवि था जिसका नाम था तेनालीराम। एक और जो राजा था ना, उसको साहित्य से बड़ा प्यार था भी। वो खुद को बहुत बड़ा साहित्यिक समझता था, और वो कविताएं लिखता था। और एक बार उसने कविता लिखी भी। ठीक है। एक बार उसने एक कविता लिखी नेचर के बारे में भी। आपसे पूछा जा सकता है जो कविता है वो किसके बारे में थी? नेचर के बारे में थी, प्रकृति के बारे में थी, जिसमें आपका सूर्य का, पृथ्वी का, आसमान का जिक्र था। उसके बारे में कविता लिखी, और राजा बहुत खुश था, और उसे लग रहा था कि उसने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। और वो कविता रानी को सुनाने जाता है कि रानी को आज मैं इतनी बढ़िया कविता लिखी है, आज मैं रानी को सुनाऊंगा भी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन वो रानी को कविता सुना रहा था, मतलब जिस शाम, उस दिन रानी बहुत ज्यादा बिजी थी भी काम में। हो सकता है किसी प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम वहां पर है। रानी पूरे दिन के अपने जो कार्यकलाप था उससे क्या थी, थक गई थी भी। क्या थी? थकी हुई थी। राजा ने क्या किया, उसको अपनी कविता सुनाना स्टार्ट किया, और रानी को जम्हाई आ गई। जम्हाई मतलब उबासी आ गई, यांड भी।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यांड मतलब उबासी लेना भी। तो उबासी तो उसको आने ही दी। जैसे ही रानी को उबासी आई, राजा क्या हो गया, गुस्सा हो गया, उससे नाराज हो गया कि मैंने तुमको इतनी बढ़िया आपको कविता सुनाई है और तुम क्या कर रही, उबासी ले रही हो। तुमने तो मेरी और मेरी कविता की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, और राजा और रानी दोनों में झगड़ा हो गया अभी। ठीक है? राजा रानी से नाराज़ होकर चला गया और रानी से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि राजा लगा तूने तो बहुत बढ़िया कविता लिखी थी, तू बहुत बड़ा साहित्यकार है। और फिर क्या हुआ अभी आगे? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। फिर क्या हुआ कि रानी जाती है तेनालीराम के पास भी। ठीक है? यहाँ पे देखिए कि राजा वो इससे गुस्सा हो जाता है और रानी है फिर जाती है तेनालीराम के पास, क्योंकि रानी किस तेनालीराम के पास क्यों गई? क्योंकि उसे पता था कि तेनालीराम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वो मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी क्या है आसान हल ढूँढ सकता है, इसलिए वो जाती है तेनालीराम के पास। और तेनालीराम को बताती है अपनी प्रॉब्लम कि ऐसे-ऐसे बात हो गई, राजा ने मुझे, मैं पूरे दिन की थकी हुई थी, राजा ने शाम को कविता सुनाई और मुझे जम्हाई आ गई, जम्हाई मतलब उबासी आ गई और राजा मुझसे नाराज़ हो गया अभी। और वो कहता है कि अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि राजा नाराज़ होता, तो मैं उस दिन कविता नहीं सुनती, अगले दिन सुन लेती जब मैं फ्रेश माइंड होती, किसी प्रकार की थकावट नहीं होती और मैं उबासी नहीं लेती। तब तेनालीराम ने क्या किया होगा अभी? तेनालीराम ने कहा कि चलो मैं राजा से बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए। मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि मैं राजा को समझा सकूँ। तो रानी ने कहा कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, लेकिन मेरी इस समस्या का जो है समाधान ढूँढिए और हमारा जो रिश्ता दोबारा से खुशहाल हो जाए। तो ये ज़िम्मेवारी किस पे आ गई? इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था उनको सुलझाने की ज़िम्मेवारी आ गई तेनालीराम पे। अब तेनालीराम ने एक प्लान बनाया और प्लान क्या था? अगले दिन सुबह भी दरबार में, अगले दिन सुबह दरबार में डिस्कस कर रहे थे सभी लोग कि वहाँ धान की फसल उगाते थे भी, कि धान को किस प्रकार से क्या किया जाए, बढ़ाया जाए पैदावार को। तो जो ये आपके ये दरबारी थे ना, ये सभी अपनी-अपनी राय दे रहे थे। किसी ने कहा नहर बनवा लो, किसी ने कहा कि और कुछ खाद दे दो, ठीक है, बढ़िया बीज मंगवा लो। जो तेनालीराम था वो मुस्कुरा रहा था कोने में खड़ा भी, ठीक है। तो फिर उसने देखा सबने कि तेनालीराम क्यों मुस्कुरा रहा, तेनालीराम आगे आया और तेनालीराम ने कहा कि महाराज मेरे पास सॉल्यूशन है अभी। मेरे पास सॉल्यूशन है इस समस्या का और एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। उसने कहा बताइए कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तेनालीराम कहा कि मेरे पास स्पेशल प्रकार के बीज हैं भी। क्या है? स्पेशल प्रकार के बीज हैं और अगर ये बीज आप बो देंगे ना तो आपकी फसल ऑटोमेटिक 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि अगर आपकी 1 क्विंटल होती तो आपकी 3 क्विंटल हो जाएगी, मतलब फसल 3 गुना बढ़ जाएगी। और ये बात सुनते ही ये इसके जो दरबारी थे ना, ये इसका मज़ाक उड़ाने लगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको आई बात समझ में? कि इसका क्या उड़ाने लगे? मज़ाक उड़ाने लगे। उसको कहा कि ये बीज तो जादुई बीज हैं भी। क्या है? मैजिकल शायद जादुई बीज लेके आया है और शायद अब ये कहेगा ये बीज चाँद पे उगाने पड़ेंगे, चाँद पर बीज चाँद से लेके आया है भी। कुछ इस प्रकार की बातें कहकर इन्होंने क्या बनाया, तेनालीराम का मज़ाक उड़ाया। ठीक है? तेनालीराम ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और राजा को, फिर राजा ने कहा भई, राजा ने क्या कहा कि अगर आपके ये स्पेशल प्रकार के बीज हैं, तो इनकी जो देखभाल है वो भी हमें स्पेशल करनी पड़ेगी और यदि स्पेशल देखभाल नहीं हुई ना, तो क्या होगा कि फसल हमारी कमज़ोर हो जाएगी। उसने कहा, "हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा, फसल आपको देखभाल बहुत ज़रूरी है।" और देखभाल की क्या बताऊँ कि इसको बोते समय भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि बोते समय भी अगर किसी किसान को जमहाई आ गई ना, यदि उबासी आ गई, तो भी ये बीज नहीं उगेंगे, खराब हो जाएँगे। फिर राजा हँसता है भी उसकी बात पे। राजा क्या करता है? हँसता है और कहता है, "ये क्या बात हुई भी? जो आप जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, तो उससे तो क्या होगा, वो तो आपकी नेचुरल है, स्वाभाविक है, कभी भी आ सकती है, तो इसमें क्या होगा?" और फिर क्या होता है कि तुरंत राजा को उबासी आ जाती है और जो तेनालीराम है वो राजा की तरफ देखते हैं ऐसे मुस्कुराते हुए भी, और राजा को फिर बात याद आती है कौन सी, रानी वाली भी। ठीक है? और राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि रानी ने जो जम्हाई ली थी, उबासी ली थी, वो भी क्या थी, नेचुरल थी।
ठीक है, इसमें रानी की कोई गलती नहीं है, रानी थकी हुई थी। मैं ही अपना जो घमंड था, अपना अहंकार था कविता के प्रति, उसमें अंधा हो गया था। मुझे ये बात दिखाई नहीं दी कि रानी थकी हुई है, जो उसको उबासी आ रही है, वो स्वाभाविक तौर पे आ रही, नेचुरली आ रही, वो रानी ने जानबूझकर नहीं किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी के पास जाता है और पश्चाताप करता है कि रानी मुझे माफ़ करना, ये मुझसे गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे ये चीज़ दिखाई नहीं दिया कि तुम थकी हुई थी और जिसके कारण क्या हुआ, तुम्हें उबासी आई भी या जम्हाई आई। ठीक है, और रानी कहती कोई बात नहीं, हम उन बातों को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं हमारे रिश्ते की, और फिर राजा रानी दोनों खुश हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब आपने ये कहानी समझ ली, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, और पहला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में एटलीस्ट आपको याद हो गए होंगे ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जब मैं भी आपको कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा, तो हिंदी में आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सके। पहला क्वेश्चन भी, वाई वाज द, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। वाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन इरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपका कृष्णदेव राजा था, वो जब शासन कर रहा था, तो उस समय को सवर्ण काल क्यों कहा गया था? भी सवर्ण काल होता है बहुत बढ़िया टाइम भी। ठीक है, कि मान लेते कि आपका कोई स्कूल है, ठीक है, तो उस टाइम कोई अध्यापक आपके स्कूल में पढ़ा रहा हो, और आपके स्कूल को ये कहा गया कि जिस टाइम वो टीचर पढ़ा रहा था ना, तो उस टाइम हमारे स्कूल का श्रवण काल था, कि मतलब आपके स्कूल में पढ़ाई बहुत बड़ी अच्छी होती हो और वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो, इसका मतलब वो क्या हो गया, श्रवण काल हो गया, स्कूल का बहुत अच्छा समय हो गया। उसी परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि राजा का जो शासन था ना, कि कृष्णदेव राय के शासन काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों माना जाता था, विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता था। आपको आगे बात समझ में, अब क्वेश्चन बढ़िया है कि राजा ने बहुत बढ़िया काम किए होंगे, और जो आपका जो शासन है, जो साम्राज्य है, उसने बहुत बढ़िया तरक्की की होगी, बहुत ज्यादा विकास हुआ होगा, वही आपको इसमें अब लिखना है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ देखिए भी, इट वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन इरा भी, ये एक गोल्डन इरा समझा जाता था, स्वर्ण युग समझा जाता था। पहली लाइन क्लियर, इट वाज कंसिडर्ड ए गोल्डन इरा, साथ साथ बोलिए, इट वाज कंसिडर्ड ए गोल्डन इरा, इसको क्या था, स्वर्ण इरा समझा जाता था। बिकॉज, क्योंकि भी, क्योंकि आर्ट है आपकी कला, आर्ट क्या होता है, कला, लिटरेचर होता है आपका साहित्य, एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर होता है आपका वास्तुकला, जो इमारत वगैरह बनाते हैं ना, उसको भी आर्किटेक्चर। फ्लोरिस्ट ग्रेटली, फ्लोरिस्ट होता है विकसित होना भी, फ्लोरिस्ट क्या होता है, विकसित होना, उन्नति करना, विकास करना। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा भी, ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या किया था, विकास किया था। डूरिंग हिज वाइज एंड पावरफुल रूल, आप इसको छोड़ भी सकते हैं कि डूरिंग हिज रूल सीधा लिख सकते हैं भी, अगर वाइज एंड पावरफुल रूल लिखते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सीधा लिख सकते हैं डूरिंग हिज रूल, कि उसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, जो आपका कला था, साहित्य था और वास्तुकला था, उसने बहुत ज्यादा क्या किया था, विकास किया था। फ्लोरिश होना है विकसित करना। ठीक है, अब मेरे साथ साथ आप बोलेंगे और आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा भी। इट वाज कंसिडर्ड द गोल्डन इरा भी, ये गोल्डन इरा माना गया था। इट वाज कंसिडर्ड एज ए गोल्डन इरा बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट, लिटरेचर एंड ये सॉरी आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड ग्रेटली डूरिंग हिज रूल, डूरिंग हिज पावरफुल रूल भी आप बोल सकते हैं। अब आप बताइए क्वेश्चन आपको याद हुआ या नहीं, एक बार साथ साथ रिवाइज करें, आप बोर्ड पे देख के आप पढ़िए भी। इट वाज कंसिडर्ड द गोल्डन ईरा, कि इसको गोल्डन ईरा माना गया था, गोल्डन ईरा मतलब स्वर्ण युग माना गया था, बिकॉज क्योंकि आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड ग्रेटली डूरिंग हिज पावरफुल रूल। पहला क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ जाएं, याद हो जाएगा। और याद करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ, एक बार उसको याद कर लीजिए और फिर आप उसको लिख के देखिए, क्या गलतियां हैं उसको फिर दोबारा लिखिए,
और फिर उसको एक एक कर गलती आप दूर करते जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भी। हाउ डिड तेनाली रामा गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट भी। ठीक है, जो तेनालीराम था उसने जो राजा का जो कोर्ट था, दरबार था, उसमें स्पेशल आपका स्थान किस प्रकार से हासिल किया था। स्पेशल स्थान मतलब कि उसको खास माना जाता था। भी आपके स्कूल में भी कोई टीचर होगा तो क्या होगा, स्पेशल होगा, जिसको और टीचरों की बजाय क्या है कि प्रिंसिपल है जो आपका हेडमास्टर हो, ज्यादा तवज्जो देता होगा। तो ऐसा क्या किया था भाई तेनालीराम में, क्यों राजा उसको बहुत ज्यादा बुद्धिमान और अपना खास समझता था भाई। तो वही आपसे पूछा गया है कि तेनालीराम जो कृष्णादा ने दरबार, राजा के दरबार में एक विशेष स्थान कैसे प्राप्त किया था भाई। ठीक है, यहाँ पे भी ही अर्नड ए स्पेशल प्लेस। अर्न की जगह आप लिख सकते हैं मेड भी लिख सकते हैं, मेड मतलब बनाना भी। उसने अपना एक स्पेशल स्थान बनाया था एज बोथ ए पोइट एंड ए विटी एडवाइजर। ठीक है, तो उसने अपना स्पेशल स्थान बनाया था किसके तौर पर, एज बोथ ए पोइट एंड ए विटी एडवाइजर। उसने एक कवि के तौर पर भी और एक मजाकिया, मजाकिया मतलब हास्य व्यंग करके जो समस्याओं को सुलझाता था, सलाहकार के तौर पर भी अपना स्पेशल स्थान बनाया था। या फिर आप कुछ बच्चे कहेंगे कि इस लाइन को मिस कर सकते हैं, तो आपकी जो वाली लाइन है ना, ही अर्नड ए स्पेशल प्लेस बिकॉज, यहां से आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं कि एज ए बोथ ए पोइट एंड ए विटी एडवाइजर, यदि आप छोड़ना चाहें। यदि बेहतरीन लिखना चाहते तो आप कंप्लीट लिखिए ही मेड ए स्पेशल प्लेस, ये तो आपको याद हो गया। ही मेड ए स्पेशल प्लेस, ये आपको याद हो गया। एज ए किसके तौर पर भी, एज ए विटी एडवाइजर लिख दीजिए, एज ए विटी एडवाइजर। ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट, कि जो आपका वो तुरंत वो जवाब देता था भी, किस किस के कारण, बिकॉज ऑफ हिज, ये आपको याद रखने, बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट, ह्यूमर एंड क्लेवर सॉल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज ऑफ के बाद भी। ही मेड ए स्पेशल प्लेस, ही मेड ए स्पेशल प्लेस बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट, ये याद रखना आपको, ह्यूमर एंड क्लेवर सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तीन आपको शब्द हैं, आपको तीन, ये शब्द नहीं आपके शब्दांश हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं किसके कारण, बिकॉज ऑफ आपका क्विक विट। जो आप क्विक विट का मतलब होता है आपका हास्य, हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देना किसी बात का, एक व्यंग के तौर पर, एक मजाक के तौर पर तुरंत एक बढ़िया जवाब देना किसी चीज का, उसको बोलते हैं क्विक विट। ठीक है, ह्यूमर एंड क्लेवर सॉल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको याद हो जाएगा। ही मेड ए स्पेशल प्लेस बिकॉज ऑफ हिज, आप बोल सकते हैं कि बिकॉज हिज आपका क्या था, ह्यूमर के कारण, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑफ ह्यूमर, हिज क्विक विट एंड ए क्लेवर सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसके कारण से उसको क्या मिला था, एक स्पेशल प्लेस मिला था, राजा उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार रिसाइट करोगे, दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड कैरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द प्लेस। तो जो प्लेस था, महल था, राजा और रानी के बीच में झगड़ा हुआ था, उसका जो महल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था भाई। अब देखिए, जो आपका मेन बंदा है सबका, वही आपका गुस्से में रहे, ठीक है, वही आपका नाराज दिखे, आपको उदास दिखे, तो पूरा महल आपका उदास भर जाएगा भाई। ये तो बात समझ रहे हैं आप। हर तरफ क्या रहेगी, इतना मजा नहीं आएगा, जो माहौल है बड़ा शांत रहेगा। भी आपके स्कूल का हम रिगार्डिंग करते हैं क्योंकि आप उसके अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आप स्कूल की बात करें, आपका जो प्रिंसिपल है, आपका हेड टीचर है, वही गुस्से में हो, उदास हो, तो आपके स्कूल का माहौल कैसा होगा। यदि आपके घर की बात करें, आपका जो हेड ऑफ फैमिली है, आपके पेरेंट्स ही उदास रहें, गुस्से में हो, उनके बीच में झगड़ा हो जाए, तो आपके घर का माहौल कैसा होगा। वही बात इसके पूछी गई है कि उन दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा महल के वातावरण पे भी। ठीक है, द किंग्स एब्सेंस कास्ट ए शेडो ऑफ सैडनेस ओवर द प्लेस भी। तो क्या हुआ, जो राजा की अनुपस्थिति ने भी, ठीक है, कास्ट ए शेडो ऑफ सैडनेस भी, या फिर यहां सीधा लगा दीजिए भी,
यहाँ इसको हटा के ना आप द किंग्स एब्सेंस को छोड़िए, इट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दिए? इट। इट मतलब उस झगड़े का प्रभाव हम बात कर रहे हैं। इट कास्ट ए शैडो ऑफ सैडनेस, कि उसको उदासी की छाया फैला दी, मतलब कि उदासी छा गई। इसका मतलब क्या? उदासी छा गई। कहाँ छा गई? ओवर द प्लेस। ठीक है, ओवर द प्लेस, पूरे महल में क्या हो गई? उदासी छा गई। ये एक लाइन का आंसर भी लिख सकते हैं, इट कास्ट ए शैडो ऑफ सैडनेस। शैडो ऑफ सैडनेस का मतलब कि दुख छा जाना भी। आपको आगे समझ में क्या हुआ? इट कास्ट ए शैडो ऑफ सैडनेस ओवर द पैलेस, महल के ऊपर क्या है कि महल में उदासी छा गई भी। मेकिंग द वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स फील वेरी क्वाइट एंड लोनली, जिसने कभी जो कॉरिडोर आपके बहुत ज्यादा, इसने क्या किया कि जो कभी कॉरिडोर आपके क्या हुआ करते, बहुत ज्यादा खुशनुमा हुआ करते थे, वो क्या हो गए? फील वेरी क्वाइट एंड लोनली, जो क्या बहुत ज्यादा शांत और सूने लगने लगे थे भी। जिसके कारण क्या हुआ था कि वंस, जो कभी कभार, जो कभी मतलब पहले जो कभी कॉरिडोर में हंसी मजाक चलते थे, चारों तरफ चहल पहल रहती थी, जब लेकिन जब राजा और रानी के बीच में झगड़ा हो गया तो वो आपके कॉरिडोर बहुत ज्यादा शांत हो गए। तो इसको आपको द किंग्स एब्सेंस को कर लेना, इट कास्ट ए शैडो ऑफ सैडनेस ओवर द प्लेस। तो इससे क्या हुआ कि पूरे महल में क्या हो गई? उदासी छा गई। मेकिंग द वंस चीयरफुल कॉरिडोर, मेकिंग मतलब इससे क्या हुआ कि वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स, कि जो कभी आपके खुशहाल कॉरिडोर थे, मतलब सभी लोग खुशहाल रहते थे ना, तो वे क्या हो गए थे? फील वेरी क्वाइट एंड लोनली, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? शांत और सूने लगने लगे थे, कि मतलब बहुत ज्यादा उदासी महल में छा गई थी। पहली लाइन ही आपका आंसर कर देगी। यदि आपका कुछ 2-3 नंबर में आता तो आपको सेकंड लाइन भी आपको याद करनी है। आगे आपको समझ में, क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। What strategy did Tenali Ram use to make the king realize his mistake? तो उसने क्या प्लान बनाया था? अभी प्लान तो आपको बताया कि चावल वाला बनाया था। बस तेनालीराम को ये दिखाना था उस राजा को कि जो आपकी जम्हाई है या फिर आपकी उबासी है या यान जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो नेचुरली आती है। अगर ये बात राजा को समझा दी तो उसका प्लान सक्सेसफुल था, और यही इसका प्लान था भी। आपको आगे बात समझ में क्या क्या उपाय बनाया उसने? पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है आपको चावल वाले, सिर्फ आपको ये लिखना है कि उसने राजा को ये आभास कराया कि जो आपकी उबासी आती है वो नेचुरली होती है, वो स्वाभाविक होती है, कोई जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं है भी। हो सकता है किसी बच्चे को वीडियो अब देख रहा हो, उबासी का नाम आता ना 3-4 बार, तो आप उबासी लेने लगते हैं, आपको भी उबासी आ जाए भी। ठीक है, तो ये देखिए भी, रामा ब्रोट ए पेडी सीड्स टू द कोर्ट एंड जैक दैट फार्मर स्टूडेंट यार्न वाइल्ड सोइंग भी। तो उसने कहा कि रामा क्या लेके आया आपको कि पैडी सीड्स टू द कोर्ट। रामा है वो आपके चावल के बीज लेके आया कहां पर? दरबार में। ये लाइन क्लियर? रामा ब्रोट ए पैडी सीड्स टू कोर्ट, रामा है वो पैडी सीड्स कोर्ट में लेके आया, कोर्ट मतलब राजा का दरबार में वो लेके आया भी। एंड जोक्ड दैट ए फार्मर स्टूडेंट यार्न वाइल सोइंग, और उसने कहा, और उसने मजाक में कहा कि दैट, क्या कहा? एंड जोक्ड दैट ए फार्मर स्टूडेंट यार्न भी, फार्मर को क्या है? उबासी नहीं लेनी चाहिए भी। ठीक है, ए फार्मर स्टूडेंट यार्न, ए फार्मर स्टूडेंट यार्न वाइल सोइंग, बोते समय भी, क्या है? बोते समय भी। मेकिंग द किंग रियलाइज दैट, और इस बात ने क्या किया कि राजा को क्या कर दिया? मेकिंग द रियलाइज दैट यार्निंग इज ए नेचुरल एक्ट, और यार्निंग क्या है? एक नेचुरल एक्ट है, एक आपकी प्राकृतिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। इस बात ने उसको महसूस करा दिया। एंड नॉट ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, और ये आपकी डिसरिस्पेक्ट का साइन है कि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है कुछ हमारे साथी अध्यापकगण जब बच्चा उबासी लेता है उसके भी 2-3 जमा देते हो भी कि उबासी क्यों ली, तेरा ध्यान नहीं है भी, और अब उनको समझ जाना चाहिए और आप भी समझा दें कि ये आप क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उबासी आ गई तो आ गई, यान आपने कर लिया तो कर लिया भी। ठीक है, या फिर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं ना, ठीक है, यहां से कर सकते हैं आप, यहां से भी, यहां आप बाई लिख दे भी। क्या लिख दें? बाई लिख दें। बाई मेकिंग द किंग रियलाइज दैट, राजा को ये एहसास कराकर, क्या?
दैट यार्निंग इज ए नेचुरल एक्ट, कि जो यार्निंग है वो आपका नेचुरल एक्ट है, एंड नॉट ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, और ये आपका डिसरिस्पेक्ट का कारण नहीं है, आपकी बेइज्जती का कारण नहीं है भी, ठीक है। और उसने क्या क्या किया था, उसने ही ब्रोट पैडी सीड्स टू कोर्ट, वो क्या लेके आया, वो आपका पैडी के जो सीड्स थे, आपके धान के जो बीज थे वो लेके आया, ठीक है। एंड जोक्ड दैट ए फार्मर स्टूडेंट यान, कि एक फार्मर को उबासी नहीं लेनी है भी, वाइल शोइंग बोते समय भी, ठीक है। मेकिंग द किंग रियलाइज, और राजा को यह आभास कराया कि दैट यार्निंग इज ए नेचुरल एक्ट, कि जो यार्निंग है वो आपका नेचुरल एक्ट है। तो मेरे हिसाब से आप पूरा लिखिए भी, ताकि आपका जो आंसर और ज़्यादा क्लियर हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन कुछ भी याद न रहे तो आप यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप पूरा याद करें तो बड़ा बढ़िया है भी, लेकिन अगर आप छोटा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको पूरा याद करने की सलाह दूंगा, इतना बड़ा आंसर नहीं, आप आराम से याद कर लेंगे। What was the reaction of the courtier when Tenali Ram introduced his special paddy seeds? अब उनका क्या रिएक्शन था अभी, जब वो बीज लेके आया था ना धान की, उसने कहा 3 गुना होंगे, तो जो उसके दरबारी थे उनका क्या रिएक्शन था, वो तो हंस रहे थे। या आप लिख सकते दे मेड फन ऑफ तेनालीराम, सीधा एक लाइन का आंसर हो गया, उन्होंने तेनालीराम का मजाक उड़ाया। दे मेड फन ऑफ तेनालीराम, उन्होंने तेनालीराम का मजाक बनाया भी। बस हो गया आपका आंसर एक लाइन में। आप कहते हैं छोटे करवा दो, तो यही इसका आंसर, उन्होंने मजाक बनाया। स्टोरी में भी आपने सीखा है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से अच्छी तरह से हम इसको लिखे भी। द कोर्टियर भी, जो आपके दरबारी थे, मॉक्ड हिम होता मजाक बनाना भी, उसका मजाक बनाया भी, ठीक है। इतना भी आंसर हो सकता है इसका, इतना भी आंसर हो सकता है। 4 लाइनों में एक का आता ना, क्या क्या उन्होंने, दे मॉक्ड हिम, उसका मजाक बनाया। मजाक कैसे बनाया, विद सार्कसम भी, सार्कसम मतलब कि उसका मजाक उड़ाया भी, व्यंग के साथ, सार्कसम होता है व्यंग के साथ, ठीक है। व्यंग कैसा बताया उसने, विस्परिंग, उन्होंने ये फुसफुसाया, इफ द सीड्स वर मैजिकल, उसने कहा शायद ये क्या है, जो सीड्स हैं ये मैजिकल है, जादुई बीज लेके आया भाई तेनालीराम, तो उन्होंने ऐसे कहा था ना। और फ्रॉम द मून, और ये चांद से लेके आया है भी, इस प्रकार उन्होंने उसका क्या बनाया, मजाक बनाया। एंड स्निकर्ड एट हिम, और उसकी तरफ वो हंसे भी, हंस पड़े ये बात कह के कि ये बीज तो क्या है, जादुई है, ये तो चांद से लेके आया है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बनाया, मजाक उड़ाया। अब आपका सरल भाषा में, कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल सरल भाषा में करवा दो, तो आइए हम इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। द कोर्टियर मॉक्ड हिम, उसका मजाक बनाया, बाई सेइंग भी, क्या लगाएंगे, बाई सेइंग, बाई सेइंग दैट, ठीक है। क्या क्या कहा उसने, उसने कहा कि द सीड्स वर मैजिकल, कि द सीड्स वर मैजिकल और फ्रॉम द मून, ये बात आपको लिखनी है बस। अगर आप और सिंपल लैंग्वेज में भी आप पूरा याद करें बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सर बिल्कुल सिंपल करवा दीजिए, तो मेरा काम है आपको बिल्कुल सिंपल करवाना भी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ दे भी कर सकते हैं, लिखवा देता हूं यहाँ पे, दे मॉक्ड हिम, उन्होंने उसका क्या बनाया, मजाक उड़ाया। बाई सेइंग भी, बाई सेइंग क्या कहकर, द सीड्स वर मैजिकल, MA करना बेटा यहाँ पे, मैजिकल और फ्रॉम द मून भी, और फ्रॉम द, यहाँ लिख दो क्या, फ्रॉम द मून आप कर लेंगे, फ्रॉम द मून भी आप कह देगा। दे मॉक्ड हिम बाय सेइंग द सीड्स वर मैजिकल और फ्रॉम द मून, ये कहकर उन्होंने उसका क्या बनाया, मजाक उड़ाया। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ इसको लिखते चलना भी। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड भी, इस कहानी का अंत कैसे होता है भी, ठीक है। इस कहानी का अंत कैसे होता है,
एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती भी। द स्टोरी कंक्लूड्स विद द किंग्स अपोलाइजिंग टू द क्वीन। इस कहानी का अंत होता है राजा के पछतावे के साथ। ठीक है, राजा क्या करता है, पछतावा करता है, एंड रिवार्डिंग रामा, और रामा को क्या देता है, इनाम देता है। यही कहानी का अंत है। यदि पाठ के आधार पे देखें तो यही अंत है भी। ठीक है, द स्टोरी कंक्लूड्स विद द किंग्स अपोलाइजिंग टू द क्वीन, कि राजा रानी के सामने पश्चाताप करता है, अपनी गलती मानता है, एंड रिवार्डिंग रामा, और रामा को इनाम देता है। ये कहानी का क्या था, अंत था भी। द लेसन इज दैट वी शुडंट लेट फॉल्स प्राइड ब्लाइंड अस टू द ट्रूथ, और ये हमें कहानी शिक्षा देती है कि वी शुड नॉट बी फॉल्स प्राइड, कि हमें झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उस अहंकार में हमें सच्चाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए भी। इसकी ये शिक्षा ये है। और कई शिक्षा इसकी ये भी, टीचर ये क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं कि जो था ना ये जमाई लेना की यांड इज ए नेचुरल प्रोसेस, इसकी शिक्षा में ये मिलती है कि जो उबासी लेना है वो क्या है, हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। वो आपका गलत होगा भी, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देखें जो उसने पूछा है वो आपका यही रहेगा कि हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड, कहानी का अंत कैसे हुआ है। कहानी का अंत क्या हुआ था, द स्टोरी कंक्लूड्स विद द किंग्स अपोलाइजिंग टू द क्वीन, कि जो राजा है वो रानी से माफी मांगता है, और क्या करता है, रिवार्डिंग रामा, और जो रामा को क्या देता है, वो इनाम देता है। और लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, द लेसन इज दैट वी शुड नोट लेट फॉल्स प्राइड ब्लाइंड अस, कि हमें झूठे अहंकार में नहीं डूबना चाहिए भी। ठीक है, कि वो हमें क्या कर दे, ट्रूथ, सच्चाई को अनदेखा न करने दे भी। ठीक है, कि सच्चाई है ये, इस प्रकार का हमें झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए कि सच्चाई हमें न दिखाई दे। ये इसकी क्या हमें शिक्षा मिलती है भी। ठीक है, यहां तक आप कर सकते हैं भी, यहां तक। द लेसन इज दैट वी शुडेंट नॉट लेट द फॉल्स, ये है कि लेट फॉल्स प्राइड ब्लाइंड एस, मतलब है कि हमें झूठा अहंकार हमें अंधा न कर दे। अंधा न करने का मतलब कि हमें सच्चाई को देखने से न रोक दे, टू द ट्रूथ। अंधा किससे, आपको सच्चाई से अंधा कर दे, सच्चाई से अनदेखा न कर दे, ये इसकी आपकी हिंदी होगी। ठीक है, क्लियर है बात। कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी पूरी कोशिश की है आपको सिंपल भाषा में करवाने की भी। ठीक है, यदि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो शायद मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचता होगा। द एंड एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा हुआ तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला लेसन है और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।